आज हम बात करेंगे प्रेमचंद के चिंतन की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे कि आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में लिखते हैं कि प्रेमचंद का कोई स्वतंत्र स्वानुभूत दर्शन नहीं है, केवल समसामयिकता का आदर्श है। लेकिन धीरे धीरे विद्वानों ने और आचार्यों ने यह महसूस किया कि बात ऐसी नहीं है। प्रेमचंद के पास दर्शन है या नहीं पता नहीं, पर चिंतन अवश्य है, और यह चिंतन अत्यंत स्पष्ट है। और जहाँ तक प्रेमचंद के चिंतन की बात है, तो वो उस समय के देश में रह रहे थे, उस समय के भारत में उनकी लेखनी परवान चढ़ रही थी, जिस देश में एक व्यापक शोषण चक्र चल रहा था। उसमें तीन बड़े तत्व प्रखर रूप से या तो जनसामान्य का शोषण कर रहे थे या शोषण में सहायक हो रहे थे, धन वाले, सत्ता वाले और ज्ञान वाले। प्रेमचंद को इसका बेहद दुख था कि जिस सामर्थ्य और असमर्थ लोगों की सहायता की जानी चाहिए, उससे ही सामर्थ्यवान लोग निर्बलों का शोषण कर रहे हैं, जैसे गिद्ध किसी को नोच नोच डालते हैं। इसमें प्रेमचंद ने न देशी और विदेशी का भेद किया, न धनी और निर्धन का, न विद्वान और गंवार का। वे शोषण के विरोधी हैं, फिर चाहे शोषक कोई भी क्यों न हो। पर बात इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि देश परतंत्र था। प्रत्येक चिंतक, विचारक तथा सामान्य जन यही मानता था कि देश की प्रत्येक समस्या के मूल में विदेशी सत्ता है, और उसके हटते ही देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तथा यहाँ राम राज्य स्थापित हो जाएगा। तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि शोषण में अंग्रेजों का योगदान स्वीकार नहीं किया जा सकता, उनका श्रेय वे उन्हें अवश्य देते हैं। प्रेमचंद मानते हैं कि सत्ता और पूंजी उनके हाथ में थी, साथ साथ इल्म भी, पर यह स्पष्ट नहीं है कि अंग्रेजों के इस देश से चले जाने के बाद देश के सारे रोगों का निदान हो जाएगा। उनका उपन्यास गबन देखिए। गबन का पात्र देवी दिन बड़े स्पष्ट शब्दों में पूछता है, साहब सच बताओ, जब तुम सुराज का नाम लेते हो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है? तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे, तुम भी अंग्रेजों के समान जंगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाट बनाए घूमोगे। इस सुराज से क्या देश का कल्याण होगा? तुम्हारी और तुम्हारे भाई बंदों की जिंदगी भले ही आराम और ठाट से गुजरे, पर देश का तो कोई भला नहीं होगा। तुम दिन में 5 बेर खाना चाहते हो, और वो भी बढ़िया माल। गरीब किसान को एकदम सूखा चबेना भी नहीं मिलता, उसी का रक्त चूस कर तो सरकार तुम्हें देती है। तुम्हारा ध्यान कभी इसकी ओर गया है? अभी तुम्हारा राज नहीं है, तब तो तुम भोग विलास पर इतना मरते हो, पर जब तुम्हारा राज हो जाएगा तो तुम गरीब को पीस पीस कर पी ही जाओगे। आप देखिए कि गबन में कितनी तेजी से प्रेमचंद के दिमाग में यह चिंतन कौंधा है। आज इस उक्ति को पढ़कर जहाँ यह लगता है कि प्रेमचंद की दृष्टि कितनी सही और कितनी दूर तक देखने वाली थी, वहाँ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उनका चिंतन राष्ट्रीय नहीं सामाजिक था। मैं राष्ट्रीय और सामाजिक चिंतन को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगी। राष्ट्रीय चिंतन से मेरा अभिप्राय उस चिंतन से है जहाँ राष्ट्र संबंधी भावनात्मक चिंतन हो, राष्ट्र के गौरव की चिंता हो, सत्य और यथार्थ से भी अधिक हो, उसके लिए त्याग और बलिदान के उच्चतम धरातल पर रखा जाए। सामाजिक चिंतन का ध्यान समाज के जीवन स्तर से अधिक जुड़ा हुआ होता है, वह अपनी समस्याओं को अपने गौरव ज्ञान में भुला नहीं देता। प्रेमचंद की कुछ आरंभिक कहानियों में इस प्रकार की राष्ट्रीयता, देश के गौरव, स्वतंत्रता के महत्व तथा ऐतिहासिक गौरवगान की चर्चा मिलती है, किंतु क्रमशः उनकी कृतियों में से उनका लोप हो गया और उसका स्थान सामाजिक आर्थिक समस्याओं ने ले लिया। प्रेमचंद के नायक देश की स्वतंत्रता के लिए नहीं, किसानों को भूमि से उखाड़े जाने के विरुद्ध, लगान कम करवाने अथवा माफ करवाने के लिए, हरिजनों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए, गरीबों के लिए सस्ते मकान, मुफ्त शिक्षा और ऐसी समस्याओं को लेकर संघर्ष करते नजर आते हैं। और उनके अंतिम उपन्यास गोदान में तो नायक होरी आंदोलन के बिना ही सब जगह लड़ता नजर आता है। यह बात कम महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रेमचंद के उपन्यासों में संघर्ष केवल अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध न होकर जमींदार, उद्योगपति, पंडे, महत्व, नगरपालिका, इसी प्रकार की संस्थाओं के विरुद्ध है। महत्वपूर्ण यह इसलिए भी है क्योंकि अंग्रेजी राज्य की समाप्ति के बाद भी ये संस्थाएं अपने मूल अथवा परिवर्तित रूप में वर्तमान है, और ये संघर्ष आज भी जारी है। इस सारे संघर्ष में प्रेमचंद दलित शोषित वर्ग के साथ थे, और हम समझते हैं कि अपनी मूल निधि, करुणा और व्यापक मानवीयता के कारण कोई भी सच्चा साहित्यकार कभी भी शोषकों और उत्पीड़ितों के साथ नहीं रहा। वह अपने इस वर्गीय चिंतन के बावजूद प्रेमचंद का चिंतन कहीं भी सांप्रदायिक नहीं हो पाया है। या सांप्रदायिक चिंतन का शब्द का प्रयोग मैं धर्म के नाम पर बने संप्रदायों के अर्थ में नहीं कर रही हूँ। आज हमारे राजनीतिक चिंतन अपने अपने संगठन के आधार पर सांप्रदायिक हो गए हैं। यदि आप उनके संगठन में दीक्षित नहीं हुए तो आपके साथ भी उसी प्रकार छुआछूत बरतेंगे जैसे अपने निकृष्टतम रूप में सवर्णों ने अछूतों से बरती थी। यह नई सांप्रदायिकता चिंतनीय विषय है। प्रेमचंद की व्यापक करुणा इस सांप्रदायिकता से अछूती है।
वे राय साहब की पीड़ा भी पूरे धैर्य से उद्घाटित करते हैं। उनका समर्थन तो नहीं करते, पर उस वर्ग को अपना पक्ष कहने का पूरा अवसर देते हैं। गबन इसका ज्वलंत उदाहरण है। ये प्रत्येक वर्ग के साथ तादात्म्य अनुभव कराना चाहते हैं जो उन वर्गों द्वारा भी ग्राह्य है जिनके शोषण का वे विरोध कर रहे हैं। अतः प्रेमचंद के ग्रामीण चिंतन की बात करना भी मैं यहाँ जरूरी समझती हूँ कि प्रेमचंद को हम ग्रामीण साहित्यकार भी अधिक मानते हैं। इसका कारण यही है कि उनके लेखन में नागरिक जीवन की अपेक्षा ग्रामीण जीवन का चित्रण अधिक हुआ है। उन्होंने ग्रामीण समाज को सहानुभूति अधिक दी है। इस प्रकार ग्रामीणों का अज्ञानी, दलित और शोषित होना तो है ही, साथ ही उनकी सामूहिक जीवन का परस्पर सहयोग की भावना भी है। चाहे उनकी मंत्र कहानी में डॉक्टर चड्ढा के विरुद्ध ग्रामीण सहयोग, ग्रामीण भगत को उच्चतर धरातल पर प्रतिष्ठित करना यह सिद्ध नहीं करता कि प्रेमचंद आधुनिक आयुर्विज्ञान के विरोधी और मंत्र तंत्र के समर्थक थे। वस्तुतः प्रेमचंद यांत्रिक दिनचर्या की नागरिक अवधारणा के विरुद्ध मानवीय सहानुभूति, परस्पर सहयोग और अपनी विद्या को निस्वार्थ रूप से मानव कल्याण को समर्पित करने वाले ग्रामीण भावना को उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित कर देने वाले एक महान उपन्यासकार थे। उनकी ग्रामीण भावना उनके सामाजिक चिंतन का परिणाम है। इसलिए प्रेमचंद का चिंतन विकासशील है। अपने प्रारंभिक लेखन में प्रेमचंद ने बहुत सारी तथाकथित आदर्शवादी धारणाएं लेकर उन्होंने अपने लेखन यात्रा प्रारंभ की थी। तथाकथित आदर्शवादी धारणा में इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि आदर्श मानव निर्मित है और मानव की विकास यात्रा के साथ साथ आदर्शों का भी विकास होता है। आरंभ में प्रेमचंद को पंचों के मुख से परमेश्वर बोलता दिखाई पड़ा, किंतु गोदान में पंच पूर्णतः पिशाच के रूप में सामने आते हैं। जो प्रेमचंद प्रारंभ में थे वो बाद में नहीं है। गोदान में बड़े घरों की बेटियां होरी को अपने खेतों में चोरी करती दिखाई देती है और आरंभिक दौर में नमक का दारोगा कहानी आपके सामने है। ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति, वे कहते हैं, अंततः सुखी होता है। इस प्रकार अगर हम प्रेमचंद के चिंतन के बारे में बात करते हैं तो उसकी एक लंबी यात्रा है और उस लंबी यात्रा को हमें स्वीकार करना होगा।